हमसे बहुत लोग कहते हैं कि यार तुम शिक्षक ही नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, हमसे कहते हैं बहुत लोग कहते हैं। ये प्रश्न हम भी उठाने वाले हैं। आप उठाने वाले, आप उठाइए, इसी को उठाइए, आप इसी को उठाइए। जितने भी अध्यापक हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ फीस सबसे ज़्यादा होती है। और लोगों से ये कहा जाता है कि तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दो। यही बात हमारे जैसे नेता लोग हैं वो कहते हैं कि हिंदी भाषा पे, मातृभाषा पर ज़्यादा ध्यान दो। नेता हर जगह भाषण देते हैं लेकिन अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में ही पढ़ाते हैं। तो कहना और कथनी में बहुत फर्क है। हाँ। तो इसके तरफ भी हमारे सरकार को सोचना है। सरकार सोचे ना सोचे लेकिन हर व्यक्ति को भी सोचना है अपने बच्चों के विषय में कि उसे क्या करना चाहिए। ये इसका ये है कि जो आपने कहा ना अभी, हमसे भी कहते हैं यार शिक्षक ही नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। मेरा सीधे से प्रश्न का उत्तर ये रहता है, आप ये प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए जहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको आप कल ही ताला लगा दीजिए। फिर चाहे मैं अपने बच्चे से घास कटवाऊँ, चाहे ग्वाला भेजूँ, चाहे अपने स्कूल में पढ़ाऊँ, कोई मेरी बुद्धि हुई फिर? माता शत्रु पिता बैरी तो कहा ही है। क्यों? अगर मैं शत्रु होऊंगा उसका तो ग्वाला भेजूंगा, घास कटवाऊंगा, मित्र होऊंगा तो अपने स्कूल में ले जाऊंगा। नहीं तो हम ग्वाले गए, हम तो ग्वाला भी गए, हमने घास भी काटी, अकेले माँ बाप के बच्चे हुए, क्या हमने पढ़ा नहीं? अब आपने जब देखो, एक अध्यापक के साथ साथ, एक सरकारी स्कूल के अध्यापक के साथ साथ मैं एक अभिभावक भी तो हूँ, एक पिता भी तो हूँ। मैं भी तो, मेरा भी तो कर्तव्य बनता है मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ। अब मेरे स्कूल में, मानो मैं अपने ही स्कूल में जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि हमारे चौखुटिया में तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, वातावरण भी अच्छा है, हमारे प्रधानाचार्य जी भी अच्छे हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माना मैं कहीं अति दुर्गम के प्राइमरी में था पहले, सीमा पानी में, वहाँ अकेला कभी मैं हुआ, कभी हेडमास्टर साहब आ गए, क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा? 13-14 बच्चे मैं पढ़ाऊँगा क्या? क्यों पढ़ाऊँगा मैं भाई? 5 विषयों के लिए 5 अध्यापक तो कम से कम चाहिए ना। कमरा चाहिए, लैब की सुविधाएं थोड़ा बहुत तो चाहिए। हम तो कक्षा 5 में भी वो शीशा झोला उत्तलक होता है करके उसका प्रैक्टिकल करते थे कक्षा 5 में, हमको बताया जाता था। कक्षा 8 तक हमने प्रैक्टिकल किए, 9-10 में तो साइंस साइड में हुए ही हुए। आपने वो सुविधाएं नहीं दी। यद्यपि TLM सब जगह बन रहा है, हर अध्यापक पढ़ा रहा है ना, लेकिन वो चीज़ तो नहीं है ना। लेकिन अभी बहुत विद्यालयों में तो ऐसा होता है कि सरकार मांगती है, सरकार पूछती है कि आपके विद्यालय में क्या क्या चीज़ नहीं है और क्या क्या सामान आपको चाहिए। बिल्कुल। और लिस्ट भी जाती है, पैसा भी आता है, मगर वो सुविधा नहीं मिल पाती है फिर। नहीं, ये है। आज वास्तव में आप कभी किसी प्राथमिक में शायद बहुत समय से गए नहीं होंगे। आज आप किसी प्राथमिक में जाइए ना, बाहर से देख के ही आपको आनंद आ जाएगा। फर्स्ट क्लास बिल्कुल विद्यालय का भी नाम, वेल डेकोरेटेड, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, कहीं कहीं संस्कृत में भी। बाहर से भवन वेल डेकोरेटेड, अंदर एक शिक्षण कक्ष अलग बना रखा है, छोटे बच्चों का शिक्षण कक्ष, वाह वाह लिखे हुए, चित्र बनाए हुए, और उनके लिए खिलौने, सुविधाएं हैं। लेकिन हम लोगों के जो मस्तिष्क में बात ये बैठ गई है कि सरकारी स्कूल बेकार होते हैं। नहीं तो वास्तव में देखा जाए बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। ये तो अब आया है ना, अभी 1-2 साल में ये हाँ, ये 2-4 साल तब से कमियां देखी, 1-2 साल में परिवर्तन हुआ है, इससे पहले ये परिवर्तन नहीं था। तो नहीं लोगों के दिमाग में वो वाली इमेज बैठी है कि अभी 1-2 साल में जो गवर्नमेंट ने किया है, ये तो शायद इस बात को भी 4-5 साल करीब हो गए हैं। तब नई शिक्षा आई ना, एनसीएफ 2009 के बाद काफी परिवर्तन हुआ है। एनसीएफ 2000 के बाद, लेकिन फिर भी कमी तो है, टीचर्स की कमियां अब भी हैं। वो कमी को, हाँ, मेन वही है ना। अब इसका एक बात और बताऊंगा आपको, कहीं ना कहीं एक छोटा उदाहरण देता हूँ आपको। एक व्यक्ति है, MA है संस्कृत विषय से, इसको सुनिए आप ध्यान से, अपने श्रोताओं को भी बताइए और सरकार के पास भी बात जानी चाहिए। एक व्यक्ति है, माना मैं ही हूँ, मैं MA संस्कृत से हूँ, फर्स्ट डिवीजन हूँ, PhD भी हूँ। अब PhD MA संस्कृत फर्स्ट डिवीजन होने का मतलब मुझे डिग्री कॉलेज में नौकरी मिलनी चाहिए, समझ लेना बात को। लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, वहाँ टेस्ट में नहीं निकला, या जो भी रहा, या पोस्ट ही नहीं निकली, कुछ भी रहा, लेकिन मैं विद्वान तो हूँ। अब अचानक मैंने BEd भी किया था, या मैंने DLEd किया और मैं प्राथमिक में आ गया। समझ गया? इसको सुनिए ध्यानपूर्वक। मैं प्राथमिक में आ गया, मैं टॉपर था, PhD भी था, डॉक्टर था मैं। अब मैं प्राइमरी में क्या पढ़ा सकता हूँ? सबसे बड़े विषय संस्कृत, केवल संस्कृत। लेकिन मुझे क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा वहाँ? अब गणित भी, विज्ञान भी, अंग्रेजी भी। क्या मैं इन विषयों के साथ न्याय कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। इस विषय को, इस प्रश्न को सबने समझना चाहिए, सरकार ने भी, समाज ने भी, शिक्षाविदों ने भी और अध्यापक ने भी।
सब नहीं। अब बेरोजगारी है, बेचारा करेगा क्या? उसको तो प्राइमरी की मिल जाए, लेकिन वो तो सरकार जाएगा ना नौकरी करने। लेकिन सरकार तो ये मानती है कि पीएचडी भले ही आपने संस्कृत से करी या बीएड आपने संस्कृत से किया, लेकिन उससे पहले आपने जो बीए किया या एमए किया उसमें तो ये सब्जेक्ट आपने पढ़े ही होंगे या विज्ञान नहीं पढ़ा होगा ना, इंटर तक पढ़ा होगा। हो सकता है उसने तो- इंटर तक पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा था उसने। नहीं, चलो वो नहीं विज्ञान पढ़ा न पढ़ा था। हो, लेकिन आपको अधिक विषय इसीलिए दे देते हैं कि ये विषय की जानकारी इनको है, ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ा सकता है। नहीं, वो तो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो आप सही कह रहे हैं, उसका तो प्रशिक्षण भी दिया जाता है बकायदा। उसका डीएलएड होगा या बीटीसी हो गया, विशिष्ट बीटीसी होगी, जो भी होगा उसको विज्ञान पढ़ाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको अंग्रेजी पढ़ाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। खुदा न खास्ता मानो हाई स्कूल में संस्कृत में अच्छा था, इंटर में भी था। या होम साइंस की लड़कियां मान लो आप, हाई स्कूल में गणित नहीं होती उनकी, होम साइंस की लड़कियां, लेकिन वो लड़की ने करते करते एमए भी कर लिया, सोशियोलॉजी से ही कर लिया माना, अब उसकी नौकरी लग गई। वो तो संस्कृत भी नहीं पढ़ा पाएगी, या चलो संस्कृत दोनों लिए थे उसने, संस्कृत तो होम साइंस जैसा विषय तो पढ़ा पाएगी, वो गणित अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा पाएगी। मतलब पढ़ाएगी तो सही, क्यों, उसको प्रशिक्षण दिया गया है, हाँ, लेकिन वो न्याय नहीं कर पूरी तरह पाएगी, से न्याय नहीं कर वो पाएगी, चीज नहीं दे पाएगी ना, ये समझने की बात उस है। विषय के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएगी, या वो व्यक्ति उसके हाँ, साथ, उसके अगर उसी को अगर डिग्री कॉलेज में भेज दिया गया होता, उसके लिए ये डिग्रियां जो दी जाती हैं, स्पेशलिस्ट बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया स्पेशलिस्ट जाता है भाई, उसको डिग्री कॉलेज भेज स्पेशलिस्ट जाता, होता उसका है। हौसला भी खुलता, हाँ, उसकी रुचि बढ़ती, और वो शायद वहाँ अच्छा न्याय कर पाता। अब बेरोजगारी क्या है, आपने तो उसके बेरोजगारी का मजाक तो उड़ा ही बेचारे का, लेकिन जो हमारा राष्ट्र का कर्णधार था उसके भरोसे आपने माना एकल विद्यालय है वो, आपने उसके भरोसे उतने बच्चों का भविष्य आपने क्या किया, गोल कर दिया पूरा। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थोड़ी निकलेंगे वो बच्चे, उनको तो हर विषय चाहिए ना, ये है। और आप बताइए, आगे पूछिए। अच्छा, ये सारी बातें तो हुई, आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि सरकार के क्या क्या काम हैं, सरकार पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है या सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन दे रही है, ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा सरकार में सरकार को भी हम अपना दोष नहीं दे सकते। सरकार ऐसा नहीं कर रही है, हमारे शिक्षाविद भी लगे हैं, क्षेत्र की जो सब लगे हैं, लेकिन धारा कौन सी जा रही है ये ध्यान नहीं है किसी को भी ना। नहीं, कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे क्षेत्र की जनता है, उस जगह की जो पब्लिक है, उस पब्लिक को भी तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो अपना विधायक है, हम विधायक चुनते हैं और सांसद चुनते हैं, तो उनकी भी ये सारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को हम सरकार के सामने उजागर करें। एक बार सरकार नहीं सुनती, 2 बार नहीं सुनती, तो 5 साल के लिए हमारा विधायक या सांसद चुना जाता है। यदि वो बार बार सरकार के पास इस चीज़ को कहेगा तो सरकार भी ध्यान देगी, लेकिन हमें लगता है कि हमारे सांसद या हमारे विधायक भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उन्हें भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सीधे हमारे यहाँ रोड नहीं है या रास्ता नहीं है तो रास्ता तो बना दिया, लेकिन अगर उस पर चलने वाला व्यक्ति ही नहीं है, वो पलायन कर गया कि यहाँ से, किसी काम तो का फिर वो नहीं। रास्ता किस काम का, टूट उसका जाता। पैसा खर्च किए तो किस बात लिए? वही हुई ना, बिल्डिंगें बन रही हैं, हाँ, तो सड़कें बन रही हैं, सब वो किसने, बेकार। केवल ठेकेदार ने अपना कर लिया वो सब। देखो उससे क्या हुआ, ठेकेदार भी चला, हार्डवेयर वाला भी बना, फलाने विभाग वाला भी बना, ये भी बना, वो सबकी चेन बनी ना, लेकिन जिसके लिए बनाया था वो तो हो ही नहीं वहाँ। जिसके लिए वो बनाया गया वो उसका उपभोग कर भी नहीं पाया, और उसके बाद वो 2-3 साल में टूट टाट के फिर बराबर जाते, फिर उस पर पैसा खर्च किया तो जाता है सरकार की तरफ से, मगर उपभोग करने वाला तो होना चाहिए। आप किसके लिए उस चीज़ को कर रहे हो, वो व्यक्ति वहाँ है या नहीं है, इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। पलायन को तभी रोका जाएगा जब वहाँ पे ये चीज़ें होंगी और इन तरफ सरकार का भी ध्यान होगा और वहाँ के क्षेत्र की जनता भी इस तरफ ध्यान दे। वैसे कहा जाता है कि अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये तो हमारे प्रशासन और शासन समाज की का बात होगा। नहीं है, ये समाज को सोचना होगा, समाज की बात है ना, ये केवल समाज पब्लिक के को भी लिए। सोचना होगा कि हमें कैसे अब काम करवाना है सरकार से। तो पब्लिक पढ़ी लिखी तो है ही है, सब कहते हैं कि सब पढ़े लिखे हैं, तो भाई इस तरफ भी जागरूक हो कि हमें अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ करना है। ये नहीं कि विधायक साहब आए, चुनाव हुआ कि एक पौवा पिया और विधायक साहब को वोट दे दिया, अपना एक पौवे में आपने एक दारू की बोतल में आपने अपना वोट बेच दिया। आप बेचो पियो, लेकिन अपने समाज के लिए या अपने बच्चों के लिए भी, पीढ़ी के लिए भी आगे सोचो
कि आगे हमें क्या करना है और कैसे हमारा यहाँ का बच्चों का विकास हो। तो इस बारे में ये सब सोचना है। तो आप से अब बहुत सारी वार्ता हो चुकी है, तो आप तो मैं हमारे एक बात ये दर्शक- कहना चाह रहा हूँ हाँ कि वास्तव में चाहे आपने कहा ना पौवा पी के या उगे, ये भी जरूरी नहीं है। माना पी भी रखा, वो विधायक अगर पौवा पी के भी जीता हो ना, तब भी समाज का ही अंग है, वो भी जरूर काम करेगा। वास्तव में क्या है कि काम कराने वाले नहीं है, जो आपने प्रश्न कहा ना पहले, वो लोग नहीं है। कारण इसका उदाहरण छोटा सा, मैं आपका टाइम भी हो रहा है, छोटा सा उदाहरण ये देता हूँ। माना मेरा विद्यालय है, यहाँ पर बच्चा बिगड़ा है, कहना हुआ समाज में, ठीक है ना, मेरे स्कूल का बच्चा बिगड़ा हुआ। अब समाज देख नहीं रहा क्या? वो क्यों कहेगा? क्योंकि उसके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। वो क्यों कहेगा फलाने का लड़का बिगड़ रहा है? पहले से क्या होता था, माना मैं किसी दुकान में गया हूँ ना, तो आप मेरा कान पकड़े मेरे पिताजी से भी कहेंगे, वो तो आप सही करें, मेरा कान पकड़े मेरे पिताजी से भी कहेंगे आज तुम्हें चलो इधर से। लेकिन मैं ये आज मानता समाज हूँ में है कि ही नहीं। प्राइवेट स्कूल का बच्चा क्या नहीं बिगड़ता। मैं वही तो, लेकिन फिर भी उनके प्राइवेट धारणा तो स्कूल यह है का कि हमारा बच्चा बच्चा तो अच्छे भी- स्कूल में पढ़ रहा है। नहीं ठीक है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे पर मैंने अभी ऐसा भी देखा कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों पर माता पिता बहुत पैसा खर्च करते हैं और ध्यान भी देते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब बच्चा होशियार भी है, लेकिन वो अपनी गलत संगति के कारण गलत लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है, यारी दोस्ती हो जाती है, तो गलत संगति में पड़ने के कारण वो सब चीज़ में सही है, लेकिन वो या तो नशा करने लगता है या गलत चीज़ों की तरफ उसका ध्यान चला गया है। तो वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को गलत रास्ते की ओर ले चलता है। अब इसका वही है ना, माता पिता जो तो है, हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट में भी बच्चा जो है आपका सही रह सकता है, क्योंकि मैंने तो एक धारणा बताई कि वो आपने धारणा बताई, आदमी को सही ये है। गर्व है कि मेरा बच्चा तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है करके लेकिन, ना। लेकिन वो बच्चा कितना अच्छा है, हाँ, उस वो तो तरफ परिस्थितियां बताएंगी कल परिस्थितियां को। बताएंगी अच्छा ऐसा है उनको। ना, सब कुछ कर लोगे, संस्कार कहाँ से लाओगे? वही मैं संस्कार कहना तो चाहता हमारा हूं, तो मेन एक जो मतलब वेल क्वालिफाइड अध्यापक जो सरकार, पहले ये समझो आप, हमको पूरा अच्छी तरह से थेजा थाले ठीक करके रखा जाता है, मूर्ति बनाई जाती है ना, पूरी मूर्ति को सेट किया जाता है, तब जाकर के मूर्ति होती है। उसी प्रकार अध्यापक भी है सरकारी स्कूल का। हमें तो किन्हीं कसौटियों से पार होके बनना पड़ता है ना, ऐसे नहीं बन जाता अध्यापक कोई। भाई सबसे अगर अधिकतम योग्यता आज के समय में है तो केवल शिक्षक की है, सबसे अधिकतम योग्यता। उसमें मेरिट भी बनेगी अभी। योग्यता के साथ साथ में देखो, पहले बीए पास चाहिए, एमए पास चाहिए, अगर आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद उसको बीएड भी होना चाहिए, या उसको डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, उसके बाद टीईटी भी होना चाहिए, और उसके बाद टेस्ट भी होगा। टेस्ट कसौटी में जो पास होगा वो अध्यापक बनेगा। तो वो तो अध्यापक तो ठीक था ना। तो जब इतनी कठिनाइयों से कोई गुजरता है ना, तो मेरा मानना है पंडित जी, संस्कार उसके खून में आ जाते हैं। उस अध्यापक के खून में वो संस्कार आ जाते हैं, अध्यापकी गुण उसके अंदर कूट कूट कर भर जाते हैं, लेकिन वो तो संस्कार सही नहीं है, मिल पाएंगे। वो ठीक है, अध्यापक के गुण भी आ गए उसमें, लेकिन जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा बाहर निकलता है तो उसमें वो गुण कम दिखाई देते हैं बच्चे में। किसमें? जो हमारे स्कूल से निकला, जो जिस तरह से अध्यापक इन कसौटियों से गुजर के टीचर बनता है, लेकिन वो जब उसके बच्चे वहाँ पढ़ाए जाते हैं, जिन बच्चों को वो पढ़ाता है, उन बच्चों में वो गुण वो नहीं ला पाते हैं। ना ऐसा भी नहीं है। सरकारी विद्यालय के फिर भी- बच्चे आप फिर देखिए भी- कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं आज के फिर टाइम भी में। वो तो ठीक है, पहले के तो सारे पहले के नहीं, आज के भी, पहले आज के भी नहीं, भाई, हम तो चाहे पहले खेलों के- में कहो, पहले के ही मानते हैं। चाहे पहले किसी प्रतियोगिता में कहो, पहले सारी सुविधाएं नहीं थी ना। पहले सुविधाएं थी, आज आज सुविधाएं सुविधाएं नहीं। है ना। आज सुविधाएं पहले सुविधाएं नहीं थी, तब भी सरकारी नहीं। स्कूल के ही लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं, आज भी हैं। नहीं, आज भी हर अगर प्राइवेट विभाग ना हो में ना, आप नहीं समझे, आज भी अगर प्राइवेट विद्यालय ना हो, निजी विद्यालय, तो हमारे यहाँ तो पढ़ेंगे सब। तो हमारे यहाँ का जो टॉपर बच्चा कल को अफसर तो बनेगा ही। आज भी अफसर बन बनने रहा वाला है। बच्चा तो वहाँ डाल दिया ना। नहीं, फिर भी आज लेकिन भी हम फिर भी रहा बना है। रहे हैं, आज भी सरकारी स्कूल हम से फिर भी बन बना रहे रहे हैं। हैं। दूसरी बात, इसका उत्तर आपको ऐसे भी मिल जाएगा। एक बच्चा 30% है, आपका निजी विद्यालय है, ठीक। अब ऐसे समझो, आपका एक निजी विद्यालय है, मैं सरकारी स्कूल का अध्यापक हूँ, मैं प्रधानाचार्य हूँ सरकारी स्कूल का, और आप हैं निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य। आप ही का विद्यालय भी है, वेल क्वालिफाइड, सारी व्यवस्थाएं हैं आपके, अध्यापक भी पूरे हैं। अब आपके वहाँ एक अभिभावक आया, बच्चा वो 30% वाला है, 33% थर्ड डिवीजन वाला है वो, और एक है फर्स्ट डिवीजन वाला। आप इन दोनों में से किसको एडमिशन दोगे? पहले फर्स्ट डिवीजन वाले को। फर्स्ट डिवीजन वाले को दोगे।
थर्ड वाले को आपका भर गया फॉर्म पूरा फर्स्ट और सेकंड वालों से, उसके लिए सीट है ही नहीं पहले तो थर्ड को कौन पढ़ाएगा? सरकारी मैं विद्यालय। पढ़ाऊंगा। अब आप 60 वाले को आपने 70% बढ़ाया, फर्स्ट आ गया हूँ 60 था, आपने कितना बढ़ाया उसको? 70%, 70-80 कर दिया। 80 कर दिया। कितना बढ़ाया आपने? 20% बढ़ाया। मैंने इस 30 वाले को फर्स्ट करना है, किसने ज्यादा पढ़ाया? सरकारी वालों ने पढ़ा, क्योंकि वो फर्स्ट आने के मैं लिए कम 30 से कम वाले को 30% फर्स्ट या बना रहा हूँ। 40% उसको मैं 30 वाले को बढ़ाना प्रयास पड़ेगा। कर रहा हूँ जैसे तैसे फर्स्ट आए हो। हमारे स्कूल से फर्स्ट तो आ ही रहे होंगे सरकारी विद्यालय से, आ रहे हैं। टॉपर भी आ रहे हैं ना। टॉपर वो भी कहाँ आ से रहे आया? हमने 30 को 40-50 बढ़ाया है ना। और उन्होंने या आपने अपना निजी विद्यालय है, आपने 60 वाले को 70 किया, 70 वाले को 80 किया, 80 वाले को 90 किया। वो तो पहले से ही क्रीम मास था, उसके तो माँ बाप भी जागरूक हैं। आप प्रोजेक्ट बना के लाओ, कहो बढ़िया सा, कल कोई इंटरनेट से निकाल करके प्रिंट आउट बना के ले आएगा बढ़िया सा। हमें तो हमें बच्चों को समझाना पड़ता है, बना के भी देना पड़ता है कभी वो कभी। कहते हैं गुरुजी प्रोजेक्ट में क्या लाना है, कल कविता लिख के लानी है, तो उनको समझाना पड़ता है। बल्कि परसों ही मैं अवकाश में आने से पहले बच्चों को समझा के आया हूँ कि प्रोजेक्ट, इस पार्ट का प्रोजेक्ट ये है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट मंगाया जाता है परीक्षा के पहले ही दिन शुरू करते हैं, फिर वो अपना पढ़ाई छोड़ के उसी पर लगे रहते 2 दिन तक। हमने कहा नहीं, जिस दिन पाठ पढ़ाया जाता है इसका प्रोजेक्ट आज ही आप बना के अपने घर में रखिए। जिस दिन परीक्षा, ऐसे हम उसको साइन करेंगे, फिर जिस दिन परीक्षाएं होंगी उस दिन आप उस प्रोजेक्ट को एक फाइल में जमा करके उन पन्नों को लेके आएंगे, तो हम देखेंगे आपने कब कब क्या क्या बनाया है, दोबारा देखेंगे। तो आपको अच्छे नंबर, ऐसे बच्चों को प्रेरित भी तो करना पड़ता है ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा ना हमें। वहाँ तो माँ बाप से कहेगा मम्मी हमसे कल ये मंगा रखा है ये लाओ, पापा हमसे ये कह रखा है ये लाओ, वो करेंगे, वो करते हैं, जागरूक है वो। लेकिन हमारे यहाँ तो माँ बाप की वजह हमें को माँ बाप बनना पड़ता है। बहुत बार हमें माँ बाप की पूरी भूमिका निभानी पड़ती है। और तो प्राथमिक में तो मैं प्राथमिक में भी रहा हूँ, उन 19 की मतलब लेटिन भी साफ करनी पड़ती है। अकेला अध्यापक था मैं। चलो ये तो बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई, लेकिन कुल मिला के आप हमें ये बताएं कि आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार जो भी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या हमारे क्षेत्र की जनता उससे संतुष्ट है? देखो जनता, फिर वही बात आती है, जनता भी 2 प्रकार की। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें अगर तो जनता भी 2 प्रकार की है, होगी ना। स्वाभाविक है कि जनता 2 प्रकार की है शिक्षा के मामले में। एक वो जो निजी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजती है, एक वो है जो हमारे विद्यालय में भेजती है। निजी विद्यालय में 80% तो जागरूक होंगे, ये तो स्वाभाविक है, तभी तो वहाँ भेज रहे हूँ। और हमारे उसमें 20% जागरूक हो सकते हैं, 80% जागरूक न हो। संभावना ये है कि हमारे यहाँ 80% जागरूक माना नहीं है। फिर भी वो जागरूक न हो, लेकिन वो समाचारों में जैसे आजकल टीवी देखते हैं, तो पेपर प्रभाव पड़ता है, उनको प्रभाव पड़ता है, तो उनको दिखाई तो देता है या सुनाई देता है या वो पढ़ा क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिल्कुल कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो उससे उनको लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है या तो जनता को लगता है, कहीं कहीं जनता को कितनी बार लगता है कि वास्तव में सरकार भी ऐसा कर रही है। इस विषय पर जैसे आज खेल महाकुंभ में चल रहा ना हमारे यहाँ एक बढ़िया। अब खेल महाकुंभ में क्या है, बच्चों के अंदर तो प्रतिभा बाहर आ रही है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर रहे हैं। अब इतना जरा सा इसमें भी खेल महाकुंभ में भी क्या है कि 2 प्रकार के खेल हो रहे हैं, एक तो विद्यालय स्तर से हो रहे हैं जो, और एक जो ग्रामीण स्तर से हो रहे हैं। उसमें क्या नुकसान हो रहा है कि पढ़ाई का अभिभावक ने ये भी कह दिया हमसे रोज खेल ही हो रहे हैं आपके वहाँ। वास्तव में सरकार को इस पर भी ये सोचना चाहिए था, हमारे शिक्षाविदों को या नीति नियंताओं को, कि खेल के अगर जो विद्यालय खेल हैं उसमें जो बच्चा पार्टिसिपेट कर लेगा वो खेल महाकुंभ में नहीं करेगा जो ग्रामीण अंचल के खेल चल रहे हैं। क्यों, मेरे मानना है शायद वो जो खेल महाकुंभ में ग्रामीण वाला जो चलाया था वो मेरे ख्याल से इसलिए चलाया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति जैसे टैलेंटेड है, वो किसी विद्यालय से अब उसने विद्यालय छोड़ दिया या विद्यालय से ड्रॉप आउट कर गया, लेकिन उसके अंदर खेल प्रतिभा है, वो कबड्डी में अच्छा हो, खो खो में हो, जंप में हो, दौड़ में हो, है ना, तो उसको बाहर लाया जाए और वो इसी बहाने वो अपना करियर बनाए। हाँ, यही सरकार चाहती है, शायद यही रहा होगा जहाँ तक, यही रहा है। लेकिन वो क्या रहा है, वही बच्चा हमारे स्कूल का वही बच्चा दौड़ रहा है, वही बच्चा वो हमारे यहाँ भी दौड़ रहा है, वही बच्चा तो पैसे का भी अध्यय हो रहा है और पढ़ाई का भी अध्यय हो रहा है। हम अगस्त से सितंबर से जो है वो खेल ही कराने में अभी तक कब पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में हमसे रिजल्ट मांगा जाएगा। तो सरकार को ये मेरा एक निवेदन है कि वास्तव में खेल महाकुंभ जो ग्रामीण खेल है, जो पंचायती खेल हैं, वो जो अलग स्तर के खेल चल रहे हैं, उनमें उन्हीं बच्चों को पार्टिसिपेट कराओ कि गाँव में अगर कोई प्रतिभाशाली छात्र खेल की दुनिया में जाना चाहता था,
किसी कारण से विद्यालय छोड़ चुका है तो उसके उस खेल की प्रतिभा को बाहर लाया जाए, उनको ही रखा जाए उसमें। और हमारे विद्यालय में जो गेम है वो चलाएं आप, अच्छी बात है। वो 1 महीने में आप निपटा दीजिए पूरा राज्य तक के फटाफट। क्यों, उससे क्या होगा? कम से कम सितंबर में अगर नहीं बढ़ेगा, अक्टूबर नवंबर में पढ़ाएंगे तो सही थोड़ा। फिर अभी अब खेलने में ही है बच्चा, अभी तक खेलने में। परसों परीक्षाएं दे रखी हैं समय की, लेकिन वहाँ खेल भी चल रहा है साहब। तो एक साल में 2 काम, एक बार में 2 काम तो नहीं हो सकते ना। ये तो समझना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है इसमें भी थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि एक बार में 2 काम नहीं। कितने स्कूल में तो रिजल्ट भी बड़ी देर में बता, क्यों? खेल में बच्चे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, यही टर्निंग पॉइंट होता है पढ़ाई का। छमाही एग्जाम नवंबर में हो हमेशा, है ना, ताकि सितंबर अक्टूबर में बढ़िया पढ़ाई हो जाए। नवंबर में 10-15 के बाद पेपर हों, फिर दिसंबर और जनवरी 15 के बाद छुट्टियां पड़ें जाड़ों की, क्योंकि ये इतना अच्छा टाइम होता है ना पढ़ाने का। हाँ, बड़ा आनंद आता है और बच्चे भी उन दिनों माइंड फ्रेश रहता है तो करते हो। रातें भी लंबी होती हैं तो बच्चा सुबह भी उठ के पढ़ता है। लेकिन अब मेरे जैसा आदमी कहाँ बता पाएगा किसी को? मैं कोई शिक्षाविद तो हूँ नहीं, ना मैं कोई नीति नियंत्रक हूँ। ये तो मेरा अपना सोचना है। मैं बच्चों को ऐसे ही कहता हूँ, बेटा आजकल अब रातें भी लंबी हो गई हैं। हमारे गुरुजी भी, प्रधानाचार्य जी भी माइक से कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं, रातें लंबी हो गई हैं, थोड़ा समय निकालिए। लेकिन कहाँ निकाले, वो तो वहाँ खेल में लग रहा है। बात ये है ना। लेकिन जो भी है चलो चल रहा है, फिर भी प्रतिभाएं निकल रही है। खेल से भी एक रास्ते से यहाँ से निकल रही हैं तो पढ़ने वाले इधर से निकल रहे हैं और अच्छा हो रहा है। शिक्षा पर ध्यान काफ़ी दिया है सरकार ने, हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं दे रही है या सरकारें उदासीन हैं। उदासीन होते तो NEP 2022 आता ही नहीं। अगर सरकार उदासीन होती तो नई शिक्षा नीति नहीं आती ना। तो सरकार तो लगी है, लेकिन खामियां क्या है, वो ग्राउंड में क्या हो रहा है, धरातल में क्या हो रहा है, ये लेने वाले अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, शिक्षक चाहिए। अब हमारा DRP शहर भी, बताओ, हमारे DRP शहर में हुआ था। मेरी बड़ी तमन्ना थी मैं DRP शहर बनूंगा तो मैं हर विद्यालय में जाऊंगा और जो मेरे अंदर की प्रतिभा है मैं वहाँ अध्यापकों के साथ शेयर करूंगा, और उन अध्यापकों से मुझे कोई प्रतिभा मिलती तो मैं उसको फिर दूसरे विद्यालय में शेयर करूंगा। लेकिन नीतियाँ ही ऐसी हैं, किसी के दबाव में आकर के, प्राथमिक वालों के दबाव में आकर के उन्होंने उपाधि खत्म कर दी। तो ऐसे तो तुम्हारे दबाव में काम चल रहे हैं, तो कैसे होगा? क्या हम एक अच्छी शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। ट्रांसफर में ही आप देखते हैं किसी का तो युगों तक रह जाता है बेचारा कहीं, किसी का 2-2 साल में। इसी साल आया जिंदगी में पहली बार हमने पढ़ा, मतलब जहाँ मेरे अपने स्मरण में, कि उधम सिंह नगर के फलाने जिले के कोई भी विद्यालय, ट्रांसफ़र लिस्ट में लिखा था ये फलाने जिले का कोई भी विद्यालय। ऐसे तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और एक बेचारा वो है, मैं बताऊँ मेरे घुटनों में दर्द है, 2010 से मैं पीड़ित था, कितने ही प्रकार का, मैं मेडिकल बोर्ड में भी गया। मैंने कहा साहब जैसे होता है वैसे मेरा ये मेडिकल बनाओ, और मैं तो परेशान हूँ। लाठी टेक के मैंने जो है करीब 7 साल लाठी टेक के काटे हैं मैंने, है कि नहीं? तो लेकिन मेरा ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, लगा लीजिए। और किसी का मेरा तो कैसे हुआ, वो बीमारी था मेरा हो गया ट्रांसफ़र। अच्छा, लेकिन मुझे शिकायत भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी दिया है वो अच्छा दिया है। और मुझे आज चलना कम हो गया है ना, सड़क के किनारे मेरा विद्यालय है, कोई बात नहीं। हम तो कहते हैं तो मुझे पिथौरागढ़ भेज दीजिए आप, लेकिन सड़क पर दीजिए, मेरी समस्या को समझिए। अध्यापक अगर स्वस्थ होगा, कुशल होगा, उसके अंदर कोई मानसिक तनाव नहीं होगा तो और अच्छा दे पाएगा। और अगर अध्यापक के अंदर तनाव है, स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से, क्या पढ़ाएगा? ये रन जो कर रहे हैं अध्यापक दौड़ रहे हैं, मैं इसका तक विरोधी हूँ। मैं कहता भैया रहने दो, आप मत पढ़ाओ, तब भी मैं तो इसका ही विरोधी हूँ। क्यों भाई? वो आदमी पढ़ाएगा क्या? मानसिक तनाव से अध्यापक दूर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, जब उसका माइंड फ्रेश रहेगा तभी वो, जितना अच्छा उसके अंदर खुशी रहेगी ना अध्यापक के अंदर, उतनी खुशी अपने बच्चों के साथ बांट पाएगा और उन बच्चों के दुख सुख को समझ पाएगा, ये मेरा मानना है। अब आदमी का, हमारा गोल्डन कार्ड ही है, गोल्डन कार्ड है हमारा चिकित्सा का। एक BPL वाला है जिसको आपने वो कार्ड दे रखे हैं, प्रधानमंत्री क्या है, चिकित्सा कार्ड दे रखे हैं BPL के नाम से, वो आदमी जा रहा है, उसका एक खर्चा नहीं लग रहा। वहीं पर हमारे कार्ड का कोई पूछने वाला नहीं है कि नहीं? चेकअप कराने से पहले भर्ती हो या ये हो वो हो, तो मानसिक तनाव कहीं ना कहीं तो है ना। अब हालांकि मैं तो ये मानता हूँ, चलो यार कब तक कराओगे, 60 साल तक कराओगे। मैं तो नहीं तो ये हूँ, मैं चाहता हूँ मैं 60 साल बाद भी पढ़ाते रहूँ, फ्री में पढ़ाना पड़े चाहे मुझे किसी स्कूल में, मैं फ्री में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि बच्चों से टच बना रहेगा।
कि वो बच्चे हमारे खेती हैं, हमारे भगवान हैं वो, और वो अभिभावक हमारे लिए परमेश्वर हैं, जिसकी वजह से हम अध्यापक हैं। अगर अभिभावक नहीं होता, वो अपने बच्चों को हमारे पास नहीं भेजता, तो हमें गुरुजी प्रणाम कहने वाला बच्चा कहाँ से आता, गुरुजी नमस्कार कहने वाला बच्चा कहाँ से आता। बच्चा नौकरी लगा करके आता है, अचानक दूर से आता है, प्रणाम करता है, कितना गर्व का अनुभव होता है उस समय। अरे तुम वो हो, नाम लेते हैं उसका, बोलते गुरुजी आपको मेरा नाम अभी भी याद है? कहता हाँ बेटा, तुम वहाँ पर बैठते, मैं तुम्हारी लाइन भी बता दूंगा, पिछले में तुम कहाँ बैठते थे, मैं बहुत सारे बच्चों को बता भी देता हूँ कि तुम वहाँ पर बैठते थे करके। कहते अच्छा आपको अभी भी याद है? मैं कहा बिल्कुल याद है। तो ये है, एक रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। ये बहुत सारी अच्छी जानकारी आपने दी और अच्छी बातें बताई हैं, शेयर करी हैं। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अभिभावकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों से मेरा एक ही संदेश है, जैसा कि मैंने कहा, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालों न पाठित हो। लेकिन बच्चों ने भी आज की मोबाइल संस्कृति से ये इसका अर्थ उल्टा बना दिया है, माता शत्रु पिता बैरी, ये बाले पाठित हो। यानी कि वो माँ वो बाप शत्रु है जो बच्चों से पढ़ने के लिए कहते हैं। क्यों? उसको तो मोबाइल देखने में हर्जा हो रहा है। तो कहीं तो सबसे पहले आप बच्चों को मोबाइल संस्कृति से दूर रखिए। मोबाइल का आप देखिए, मेरे बच्चे देखते हैं मोबाइल, लेकिन अपने सामने दिखाइए, अपने सामने दिखाएं या उसका एक समय निर्धारित हो अपने आप सामने। जो है 24 घंटे में इतना टाइम देखेंगे। आप अपने विद्यालय से आएंगे, मेरे सामने होमवर्क करेंगे, तब आप उसमें रेफरेंस देखेंगे। मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहता हूँ, और मेरे तो घर में भी यही नियम है। ठीक 10 बजे हमारे यहाँ सारे मोबाइल जमा हो जाते हैं मेरे सामने, या मेरी मिसेज के सामने 10 बजे सारे मोबाइल एक साथ। और यहाँ तक कि मेरा भी ये है कि मेरा भी मोबाइल 10 बजे यहाँ पर जमा हो जाएगा। बस जब मैं कमरे में अकेले रहता हूँ तब मैं कभी कभी देख पाता हूँ ज़्यादा, लेकिन घर में हमारा बिल्कुल नियम है कि 10 बजे सबके सब मोबाइल जमा हो जाएंगे। तो जो हम कर रहे हैं, तो आप लोगों के तो बच्चे हैं भाई, धरोहर है बच्चे, बच्चे ही हमारे सब कुछ हैं। ये भाव जब आएगा तो अभिभावकों को हमारा पहले तो नमस्कार है कि आपकी वजह से ही हम शिक्षक हैं, गुरु हैं। अगर आप ही अपने बच्चों को हमारे शरण में नहीं भेजते, हमारे पास नहीं भेजते, तो हमें पूछने वाला कौन था। इसलिए आप अपनी कीमत को जानिए और अपने उन दिनों को जानिए जब आपने गरीबी के दिन काटे हैं। तो शिक्षा का अर्थ यही है, सा विद्या या विमुक्त, विद्या वह जो मुक्ति दे दे। मुक्ति किससे दे दे? पहले तो अज्ञानता से मुक्ति दे, फिर सबसे बड़ी बात गरीबी से मुक्ति दे। माँ बाप भी गरीबी में ही रहे, उसके दादा भी गरीबी में रहे, माँ बाप भी गरीबी में रहे, और तुम्हारी औलादी भी गरीबी में रही, तो फायदा क्या? ऐसी विद्या किस काम की जिसने गरीब का गरीबी रखा? पहले के तो अनपढ़ से तब रहे गरीब। अब अगर आपका बच्चा इंटर पास करने के बाद भी अगर आप गरीबी हैं, तो या तो ये आपके पूर्व जन्मों का श्राप है या आपके संस्कार सही नहीं थे। ये मेरा मानना है भाई। कहा भी है संस्कृत में, मतलब श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, बिल्कुल, विनयाद याति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति, तदा धर्मस् तथा सुखम्, तदा धर्मस्य तदा सुखम्। धर्म से तो कुल मिला के कहना है कि शिक्षा अगर हमारे पास है, विद्या हमारे पास है, तो अब विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम भी कहा गया है कि विद्या धन ही सब धनों में प्रधान है। अगर हमारे पास विद्या है, हमारे पास शिक्षा है, तो हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं आगे के लिए। तो शिक्षित नहीं बनाना है, मतलब ये भी मेरा निवेदन है कि बच्चे को शिक्षित नहीं बनाना, इंटर पास नहीं कराना है खाली, या BA MA नहीं कराना है, शिक्षित नहीं बनाना है, बल्कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। तो आपने विद्यावान बनाना है उसको, खाली साक्षर नहीं बनाना है ना, क्यों मोबाइल देख पाए, लिख पाए, थोड़ा कंपनी में काम कर पाए, हल्का फुल्का नहीं। आपने विद्यावान, विद्या होंगे तो गुणी भी होगा और चतुर भी होगा, है ना, और अपने आप एक राष्ट्र के काम आएगा। भाई हम मूल में तो हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं ना, हम कोई अपना पेट नहीं भर रहे हैं, उसके अभिभावक का ही पेट नहीं भर रहे हैं, खाली हम सब मिल करके, अभिभावक भी, हम भी, समाज भी, शिक्षाविद भी और सरकार भी, मूल उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र का निर्माण करना, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो स्वावलंबी हो। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वावलंबन की बात, तो वो स्वावलंबन कब होगा? जब हम खाली शिक्षा प्राप्त न करके विद्या प्राप्त करने की बात समझेंगे। हमको वो अक्षर खाली अक्षर न हो के विद्या माता के जैसे हमारे अंदर आए। वो मैं बच्चों से पढ़ते हुए कहता हूँ, बेटा ये ऐसा पढ़ो कि ये तुम्हारे अंदर को आए और आपके अंदर साक्षात्कार जैसा हो इन अक्षरों का, आपको और से भी कुछ अर्थ आ जाए दिमाग में अपने आप। वास्तव में यकीन मानिए कितनी बार तो बच्चे अपने आप अर्थ कर देते हैं, अपने आप, चाहे वो अर्थ गलत ही हो रहा होगा, लेकिन शब्द का अर्थ है क्यों उसको दिखाया गया कि तो ऐसे प्राप्त करो इसको। तो है, स्वाभाविक है कि हम सबको इसको समझना पड़ेगा और
केवल साक्षर नहीं होना है बल्कि शिक्षित होना है। बहुत अच्छी बात। मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी ने जो भी बातें यहाँ पे बताई हैं उनको समझें और कितना उन्हें अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं या आचरण में ला सकते हैं, इस ओर भी ध्यान दें। और साथ ही बच्चों से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि वो गुरुजी ने जो भी बातें यहाँ पे बताई हैं उस ओर अपना ध्यान दें और जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी नमस्कार। धन्यवाद सर। गुरुजी आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। सभी अभिभावकों को धन्यवाद और आपके जो देखने वाले हैं संस्कृत प्रेमी उन सबको भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद।